नमस्कार, कालका से समालका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ की खबर के साथ। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा को लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि पोर्टल के आने से अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन सेवा से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन किया। इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपीपी के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है। इनका डाटा अपडेट कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि बचे हुए परिवारों को इनकम वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है और जिनकी इनकम वेरिफिकेशन अभी बाकी है और उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए तो वे जैसे ही सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जल्द से जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार पर विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार को विकसित करने में देरी न की जाए और इसके लिए धन को जारी करने में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट की बाउंड्री के निर्माण कार्य और लाइट्स लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि साल 2023 में इस एयरपोर्ट से विमान सेवा नियमित रूप से आरंभ कर दी जाए। सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार तक रेल कनेक्टिविटी के लिए रूट को जल्द से जल्द फाइनल करने, विमान सेवा के लिए हिसार से विभिन्न रूट्स तय करने के निर्देश दिए और कहा कि इस एयरपोर्ट के लिए जलापूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम के साथ रॉ वाटर के स्टोरेज के लिए किए जा रहे कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बेबुनियाद बताया और कहा कि कानून व्यवस्था कांग्रेस के समय में बदतर थी, तब बस्तियां जलाई जाती थीं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को धमकी मिलने वाले मामले पर कहा कि सरकार ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने को लेकर कहा कि इससे कागज का काफी नुकसान होता था, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था। विधानसभा के पेपरलेस होने से विधायकों को लाभ होगा। वहीं डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर के भी कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटना दुखद है और इसको लेकर सरकार गंभीर है, जांच की जा रही है और जो भी लोग ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़ी हुई ऐसी महिला को पद पर लाया गया है जो लोगों के बारे में सोचती हैं। देखिए, उनके टाइम में तो कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब थी और जब कांग्रेस का शासन था तो आपको पता है कि किस प्रकार से बस्तियां जलाई जाती थी, लोग उजड़ते थे और बाद में इस प्रकार की बातें आती थी कि आप वापस आ जाओ, वो जाके कहीं और डेरा डाल लेते थे। वो कहते हैं हम गाँव में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती थी, लेकिन हमारे इस सरकार के, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार की घटना कहीं भी नहीं है। अब जिस बात को वो बहुत तुल दे रहे वो है विधायकों को धमकी देना। अब ये बाहर से कोई, विदेश से कोई व्यक्ति है, अब ये विषय क्या है क्या नहीं है तो बाद में जांच के बाद ही पता चलेगा। और मुख्य रूप से उन्होंने सारी जो धमकियां दी वो सारे कांग्रेस के विधायक हैं जिनको दी उन्होंने। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार इसमें पूरी तरीके से गंभीर है। किसी को भी दी जाए धमकी, चाहे वो कांग्रेस का विधायक है चाहे वो दूसरी पार्टी का, अगर किसी ने भी धमकी दी है तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है और सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। इससे बहुत लाभ होगा। देखिए,
काफी लंबे टाइम से इस प्रकार की डिमांड थी कि पेपरलेस विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि काफी पेपर लगता है विधानसभा में और पेपर की वजह से बहुत सा पर्यावरण का भी नुकसान होता है, यानी कि पेड़ कटते हैं, पेपर बनता है, उससे भी है। और आज एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आपको जो चीज चाहिए तो बहुत जल्दी से आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो। तो इस प्रकार की डिमांड थी। तो अब इससे विधायकों को बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन डालना विधायक ने, तो पहले विधायक फिजिकली वहां पे आता था तब क्वेश्चन देता था। अब इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी बैठ के कहीं भी प्रश्न वो अपना डाल सकता है। और ऐसा ऐसा इसमें और भी बहुत सी सुविधाएं दी जा सकती है आने वाले टाइम में। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि बिना सेशन के भी आप 3 सवाल पूछ सकते हो। माइनिंग माफिया तो जो पहली सरकार थी उनके टाइम में था, अब तो काफी कुछ कंट्रोल है। जब से ये सिस्टम ऑनलाइन किया, रमन्ना सिस्टम लागू किया, उसके बाद तो काफी कुछ बहुत बड़ा सुधार है इसमें। उस प्रकार की गतिविधियां अब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रुकते नहीं, वो कुछ ना कुछ गलत काम करते रहते हैं। गलत काम करने वाले भी लोग समाज में ही हैं। और ये जो घटना घटी बहुत दुखद घटना है, लेकिन सरकार बड़ी गंभीर है इसके प्रति। और एक ही दिन में उनको सबको अरेस्ट भी कर लिया और सरकार कार्रवाई भी कर रही और उसकी पूरी जांच कर रही है कि अगर और भी कुछ लोग ऐसा काम करने वाले। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ जो है, जिसने अपना जीवन जो है गरीब लोगों के लिए जिया और उन्होंने पहले एक टीचर की भूमिका निभाई और बिना पैसे के, कोई वेतन नहीं लिया, गरीब लोगों को पढ़ाने का काम किया। और उसके बाद वो 2 बार मंत्री रही, राज्यपाल रही। और अब जब राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त हुई तो उसके बाद भी उन्होंने वही काम दोबारा शुरू किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का। और ये आज देश का सौभाग्य है कि ऐसी समर्पित एक महिला, जिसने देश और समाज के लिए काम में लगी थी, जो आज उनको राष्ट्रपति का पद पे चुनने का जो काम हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया, तो एक बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने जनता के हित में एक बड़ा सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने निजी फंड से सनातन धर्म को नेचर सेंटर में आधुनिक फिजियोथेरेपी की मशीन और फर्नीचर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। तो सनातन धर्म संस्थान को अनिल विज ने फंड दिया है और 20 लाख रुपए देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सनातन धर्म संस्थान को 20 लाख रुपए का फंड देने का ऐलान किया है। तो वहीं हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की यमुनानगर की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर मीटिंग में न आने वाले अफसरों की खिंचाई करते हुए कहा कि जिन्होंने इसकी सूचना नहीं दी और अनुमति नहीं ली, उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि कुछ अफसरों ने लापरवाही की है, सूचना नहीं दी है, जिनके खिलाफ अब एक्शन भी लिया जाएगा। तो बैठक से कई कर्मचारी नदारद रहे, जिनका अब वेतन काटा जाएगा। वहीं करनाल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर शुक्रवार को अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया है।
प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला फूका और शहर भर में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता पहले कर्ण पार्क में एकत्रित हुए। इसके बाद यहां से प्रदर्शन करते हुए कर्ण गेट, पुरानी सब्जी मंडी से रोष मार्च निकालते हुए कमेटी चौक पर खिलाफ जमकर नारेबाजी कर ईडी और सरकार का पुतला भी फूका। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि मोदी सरकार की नीतियां के कारण देश में त्राही त्राही हो रही है और लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उल्टा अनाज पर मोदी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि आज मोदी सरकार सभी तंत्रों पर कब्जा करके बैठी है। भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि आज पूरे देश में जिला स्तर पर कांग्रेस की ओर से ईडी और सरकार के पुतले फूंके गए हैं। ये सब मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ किया गया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई के विरोध में कैथल के लघु सचिवालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी अंग्रेजों की नीति पर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। ये प्रदर्शन, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया, कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी बार बार 75 साल की उम्र में बुलाकर प्रताड़ित कर रही है। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ होती है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा, आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया, 5-6 दिन लगातार उनसे पूछताछ हुई। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की तो अपने पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहां धरने नहीं दिए गए। हमारे नेताओं को जेलों में डाला गया। सारी रात हमारे नेता थानों में बैठे रहते थे। अंबाला कैंट 2 कॉलोनी में पानी, बारिश के चलते भारी बारिश के बाद पानी भर गया है और आपको बता दें कि कॉलोनी में रह रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर 10 दिन से पानी में डूबे हुए हैं और कॉलोनी में 1 से 2 फुट तक पानी भरा हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अंबाला में भारी बारिश के बाद से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है और पिछले 10 दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहीं कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस हादसे की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो अनियंत्रित होकर कार पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चलाने वाला जो चालक है वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कार चालक घायल हो गया है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो ये कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां शाहाबाद इलाके में कार अनियंत्रित होकर पलट गई और जिसकी वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कार ड्राइवर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो
तो बढ़ते हैं आगे। साइबर सिटी के फर्रुख नगर से हैदराबाद के लिए निकली गाड़ी से अमेजॉन के 362 बॉक्स चोरी करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 और साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने ट्रक से चोरी किए गए 29 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं और अब पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर बाकी सामान की तलाश भी शुरू कर दी है। के लॉजिस्टिक कंपनी की जो फर्रुख नगर से अमेजोन कंपनी का मोबाइल वगैरह का सामान लेके और हैदराबाद के लिए चली थी। जब वो गाड़ी हैदराबाद पहुंची तो वहां उन्होंने जब चेक किया तो गाड़ी की सील तोड़ी हुई थी और उसमें से 362 बॉक्स कम थे सामान के। जब उन्होंने बताया तो कंपनी के मैनेजर ने 22 तारीख को फर्रुख नगर पुलिस स्टेशन में इसके संबंध में केस रजिस्टर करवाया, जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस गाड़ी के जो ड्राइवर थे मुकीम पुत्र रंजदार, जो कि भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके और उससे पूछताछ की गई। वहीं कनीना से दादरी रोड पर 15 किलोमीटर की दूरी पर बाघोत गांव में ऐतिहासिक बागेश्वरी धाम है, जहां सावन शुरू होते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंजने लगता है। दूर दराज से लाखों लोग यहां आकर मंदिर परिसर में जल चढ़ाते हैं और बागेश्वरी धाम में शिवलिंग पर एकादशी से शिवरात्रि तक हजारों कांवड़ियां पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि यहां पर सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। प्रशासन ने मेले को लेकर खास इंतजाम भी किए हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है और डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं का आना स्टार्ट हो चुका है, जबकि मेन मेला 3 दिन का लगता है। तो शिवलिंग वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और ये जो है इस बार 24, 25 और 26 तारीख को ये जो इस साल का त्यौहार है वो बड़ा उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से लोग कांवड़ भी नहीं ले पाए थे। तो कल हमने एसपी साहब, डीएसपी कनीना और मैंने वहाँ 6 तक तो मेला चलेगा और मेले में जो श्रद्धालुओं का आवागमन है वो शुरू हो चुका है। अभी भी श्रद्धालु जो लगातार आ रहे हैं, प्लस जो मेन भीड़ रहेगी 23 तारीख के बाद रहेगी। 24, 25, 26 को फुटफॉल काफी ज्यादा रहेगा। उसके लिए पुलिस ने अपने व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। धाम है जी, यहाँ पूरे श्रावण मास में मेला लगता है और लोग दूर दूर से यहाँ लाके श्रावण मास में कावड़ लाके हरिद्वार से गंगा जल चढ़ाते हैं। और यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। स्वयं शिवलिंग यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और उसमें लोगों की बहुत श्रद्धा है। हमारे डीसी, एसपी, एसडीएम को सभी को अच्छी व्यवस्था कर रखी है जी। आप देख रहे हैं यहाँ 5-10 पुलिस वाले खड़े हैं और बिजली भी खूब आ रही है। बिजली की भी मौज कर रखी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे को कर रखी है। माला फेरे जाओ, हम तो माला फेर रहे हैं। वहीं नारनौंद क्षेत्र में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर कई गांवों की निचली बस्तियों में जलभराव भी देखने को मिल रहा है। इस जलभराव से काफी मकानों में दरारें भी आ गई हैं, जिससे कि मकान मालिकों को काफी नुकसान हुआ है। आज नारनौंद के तहसीलदार अनिल कुमार गांव माजरा, मोठ और लोहारी राघो की बस्तियों में पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर मकानों में आई दरारों का निरीक्षण किया और हर संभव मदद देने का आश्वासन भी लोगों को दिया है। 2 दिन पहले जो भारी बारिश हुई है, इस बारिश के दौरान जो दलित बस्ती है गांव की और जो गरीब लोग हैं उनके तकरीबन आपने भी देखा है। और यहाँ तहसीलदार मौके पे आए थे, पटवारी मौके पे थे, पूरी टीम वो लेके आए हैं और उनको हमने दिखाया भी कि पूरे मकान कंडम हो चुके हैं। और ज्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको ज्यादातर 80% इंदिरा आवास योजना के माध्यम से अभी मकान मिले थे और दोबारा से इनका आशियाना इस बारिश ने खत्म कर दिया है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देकर इनके दोबारा से पक्के मकान बनाए जाए।